जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण खबरें। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 7 सितंबर 2021 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो आज की बड़ी चुनिंदा खबरों में जानेंगे भागवत ने दिया विवादित बयान, चुनावों से पहले बीजेपी RSS हिंदुत्व ग्रुप की बयानबाजी धीरे धीरे शुरू। नई खबर आ रही है किसान आंदोलन के प्रचार के लिए टिकट बनवाएंगे एक शॉर्ट फिल्म। PF धारकों के लिए महत्व का अपडेट है, PF खाता धारकों के लिए फायदे की खबर है। जाने क्या है समाचार में। उसी के साथ गुजरात से खबर आ रही है कि गुजरात के कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ता मिलने वाला है, उसी को लेकर एक अपडेट आ रहा है। साथ ही में जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते पहली बड़ी खबर पर। पहली बड़ी खबर आ रही है EPFO के 6 करोड़ सदस्यों को दिवाली से पहले मिलेगा तोहफा। FY21 के लिए हो सकता है जल्द ब्याज का भुगतान। जी दोस्तों, PF खाता धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO त्योहारों के सीजन से पहले करोड़ों लोगों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। EPFO वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देय ब्याज का भुगतान दिवाली से पहले सदस्यों के खाते में कर सकता है। अंग्रेजी अखबार मिंट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 2 सरकारी अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहा है। यह पहली बार होगा जब सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान के साथ ही EPFO के सदस्यों को भी पैसा मिलेगा। इस कदम से करोड़ों नौकरी पेशा वर्ग को खुशी मिल सकती है, जो कोविड-19 की वजह से महीनों से रोजगार और आय से वंचित रहे हैं। EPFO के कर्मचारियों के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है सेंसेक्स निफ्टी एक नए रिकॉर्ड स्तर पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्फोसिस में तेजी। शेयर बाजार से ये खबर आ रही है। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला सोमवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में भी जारी रहा। BSE सेंसेक्स 167 अंक की मजबूती के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। सकारात्मक वैश्विक रुख और विदेशी पूंजी प्रवाह जारी रहने के बीच सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस में तेजी से बाजार को मजबूती मिली। आप किन शेयरों में तेजी आई है उसका ब्यौरा न्यूज़ में जान सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है हिंदू और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे, मोहन भागवत ने फिर दिया विवादित बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। भारतीय हिंदू है। पुणे में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि समझदार मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथियों के विरुद्ध डरसाट से खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को जो भी कट्टरपंथी है उन्हीं के कट्टरपंथी नेताओं के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा रहना चाहिए। और इसी के साथ ही हिंदू शब्द मातृभूमि, पूर्वज और भारतीय संस्कृति के बराबर है। यह अन्य विचारों का असम्मान नहीं है। हमें मुस्लिम वर्चस्व के बारे में नहीं बल्कि भारतीय वर्चस्व के बारे में सोचना है। इन शॉर्ट इन्होंने हिंदू वर्चस्व की बात की है मोहन भागवत ने कहा कि हमारे सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया, यह इतिहास है और इसे उसी रूप में बताया जाना चाहिए। समझदार मुस्लिम नेताओं को अनावश्यक मुद्दों का विरोध करना चाहिए और कट्टरपंथियों एवं चरमपंथियों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए। जितना यथाशीघ्र हम यह करेंगे उससे समाज को उतना ही कम नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं अब फिर से हिंदुत्व को ज़्यादा प्रमोट करने की बात कही है और एक विवादित सा बयान दिया है मोहन भागवत ने। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है करनाल में किसानों की महापंचायत से पहले मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद, धारा 144 लागू। हरियाणा सरकार ने 28 अगस्त के पुलिस लाठीचार्ज को लेकर किसानों की महापंचायत और मिनी सचिवालय के घेराव की योजना के एक दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचना और अफवाहों के प्रचार पर काबू रखने के लिए करनाल जैसे जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का सोमवार को आदेश दिया। आदेश के अनुसार करनाल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सोमवार दोपहर 12:30 से लेकर
मंगलवार मध्य रात्रि तक बंद रहेगी। इसके साथ ही प्रशासन ने सोमवार को लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो करनाल में किसानों की महापंचायत से पहले 144 की धारा लागू हो चुकी है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है केरल में आए कोविड-19 के 19,688 नए मामले, 135 मरीजों की हो चुकी है मौत। यहाँ दोस्तों केरल में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसी बीच ये खबर आई है तिरुवनंतपुरम से केरल में सोमवार को कोविड-19 से 135 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 21,631 पर पहुंच गई, जबकि 19,688 नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 42,27,526 हो गई। राज्य सरकार ने यह जानकारी दी। एक बुलेटिन के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 28,561 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 40,66,557 हो गई है। राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,38,782 हो गई है। विज्ञप्ति के मुताबिक त्रिशूर में कोविड-19 के सर्वाधिक 3,120 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद कोझिकोड जिले में 2,205, एर्नाकुलम में 2,029, मल्लपुरम में 1,695, कोल्लन में 1,624, पलक्कड़ में 1,569, तिरुवनंतपुरम में 1,483, आलाजुप्पा में 1,444, कन्नूर में 1,262 और कोट्टयम में 1,662 नए मामले सामने आए हैं। तो केरल में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और 135 मरीजों की मौत भी हुई है। कहाँ कितने केसेस आए हैं, सारा ब्यौरा मैंने आपको सीएमएम पर बता दिया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में देश के किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, अखिलेश यादव ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, देश के किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। तो देश और किसान दोनों के अपमान की रिलेटेड ये खबर है। अखिलेश यादव ने क्या बयानबाजी करी है, जानते हैं खबर में। उत्तर प्रदेश के आगरा में सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मुजफ्फरनगर में रविवार को हुई किसान महापंचायत का हवाला देते हुए अखिलेश ने ये कहा कि बीजेपी किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही थी और आय तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन महंगाई जरूर दुगनी हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि बीजेपी ने किसानों के साथ छल कपट किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। साथ ही सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग भी उठाई गई है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि बीजेपी सरकार को किसानों के संघर्ष का सम्मान करना चाहिए और तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। देश किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये बयान बड़ा ही खूबसूरत आया है मौजूदा हालात पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने वाला क्यूबा बना दुनिया का सबसे पहला देश। जी दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए वैक्सीनेशन जारी है। कई देशों में 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को डोज दी जा रही है, लेकिन 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने वाला क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है। क्यूबा ने देश में विकसित कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराक 2 साल के उम्र के बच्चों के लिए दिए जाने की मंजूरी दे दी है, जबकि अभी इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। अगले समाचार की और अगली खबर में है केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। प्राइवेट सेक्टर में 28 दिन बाद ही कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाने को मंजूरी। केरला हाईकोर्ट ने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में बड़ा निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने सोमवार को टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र में पहली खुराक लेने वाले 28 दिन बाद कोविशील्ड की दूसरी खुराक लगाई जा सकती है, लेकिन यह समय सीमा सरकार की ओर से मुफ्त आपूर्ति किए जाने वाले टीकों पर लागू नहीं होगी। अदालत ने कहा कि बैठकों के लिए जाने वाले अधिकारियों, विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को 2 खुराक के बीच मौजूदा 84 दिनों के अंतर में छूट दी गई है। ऐसे में जब टीके पहले ही कंपनियों द्वारा खरीदे जा चुके हैं, कोविशील्ड की दूसरी डोज देने में
देरी करना उचित नहीं है, यह केरला हाईकोर्ट ने कहा है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, किसी भी अफगान को भारत से जाने को नहीं कहा जाएगा। अफगान संकट पर गृह मंत्रालय से आया बयान। पीटीआई के द्वारा एक खबर आ रही है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि उसकी मंजूरी के बिना भारत में रहने वाले किसी भी अफगान नागरिक को देश छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। मंत्रालय का फैसला तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने और उस देश के नए शासकों से प्रतिशोध के डर से कई अफगानों के भारत आने के करीब एक पखवाड़े के बाद ये बयान आया है। अफगान नागरिकों की मदद के लिए खोले हैं दरवाजे। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा किसी भी अफगान नागरिक को गृह मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना भारत छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। ऐसे मामलों को FRRO द्वारा गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि वीजा की अवधि बढ़ाने की बात भी गृह मंत्रालय की ओर से की गई है, जो कि काफी अच्छी पहल है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, दमदार जीत, बदला हुआ पूरा। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 157 रनों से हराया। जी दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला कनिंगस्टन ओवल में खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 157 रनों से हरा दिया। चौथे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 368 रनों का लक्ष्य दिया था। इंग्लिश टीम 210 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। 50 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम को ओवल टेस्ट मैच में जीत मिली है। इससे पहले 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में ओवल टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत मिली थी। सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 10 सितंबर को खेला जाएगा। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, किसानों को आंदोलन से जोड़ने के लिए राकेश टिकैत दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्री फिल्म। मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के बाद अब किसान यूनियन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करवा रहा है। फिल्म की सभी आधिकारिक इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा ट्विटर हैंडल से इसके बारे में जानकारी पोस्ट की गई है। उनकी ओर से पोस्ट की गई जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म 17 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन के सभी आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम की जाएगी। किसानों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने का उद्देश्य किसानों का ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस आंदोलन से जोड़ना है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, रविवार 5 सितंबर को टोक्यो पैरालंपिक खेलों का समापन बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते हैं। भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने इस दौरान एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 8, शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4, टेबल टेनिस और तीरंदाजी में 1-1 मेडल जीते। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भारत की पदक संख्या दोहरे अंकों में पहुंची है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2016 के रियो ओलंपिक में रहा, जहां उसने 2 स्वर्ण समेत 4 पदक जीते थे। तो इस बार भारत को 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 6 कांस्य पदक मिले हैं पैरालंपिक में, जो भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। भारत को सम्मान है अपने खिलाड़ियों पर। बढ़ते अगली खबर की ओर, IT एक्ट के तहत प्रदेश में पहली कार्रवाई, दूसरे व्यक्ति को जारी किया गया डुप्लीकेट सिम। वोडाफोन पर 27 लाख का जुर्माना। डेटा लीक मामले में राज्य सरकार ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। IT एक्ट 2000 के तहत प्रदेश में पहली बार किसी टेलीकॉम कंपनी पर ऐसी कार्रवाई की गई है। दरअसल कृष्णलाल N की वोडाफोन की सिम खराब हुई। उन्होंने डुप्लीकेट सिम के लिए आवेदन किया, लेकिन यह सिम भानु प्रताप के नाम अन्य व्यक्ति को बिना वेरिफिकेशन के जारी कर दी गई। इस पर भानु प्रताप ने कृष्णलाल नैन के बैंक खाते से 68 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने IT एक्ट के तहत कंपनी पर मुआवजे के लिए दावा किया था। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रमुख सचिव व न्याय निर्णायक अधिकारी आलोक गुप्ता ने सुनवाई करते हुए वोडाफोन पर 27.53 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कंपनी को आदेश दिए गए हैं कि 1 माह में राशि पीड़ित को दे, नहीं तो हर साल 10% ब्याज देना होगा। ये बहुत ही
अच्छा फैसला निकल कर आया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है एमपी में प्रमोशन पर आरक्षण का मामला। 14 सितंबर को आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 5 साल से बैकलॉग के खाली पदों को कैरी फॉरवर्ड करने पर लगी है रोक। नियम का ड्राफ्ट है तैयार। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार के पक्ष में नहीं आया तो क्या होगा। अगर आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग को जो प्रमोशन रुकते या देरी से होते थे उसमें तेजी आ सकती है। सीनियर पर जूनियर बॉस की प्रथा खत्म हो जाएगी। राजनीतिक बात करें तो आरक्षित वर्ग को लुभाने की कोशिशों को झटका लग सकता है। सरकार को, कांग्रेस को SC ST की वकालत का मौका मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश में सरकारी पदों पर प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने पदोन्नति नियम में आरक्षण बैकलॉग के खाली पदों पर कैरी फॉरवर्ड करने और रोस्टर संबंधी प्रावधान को संविधान के विरुद्ध मानते हुए इन पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले सीनियर एडवोकेट मनोज गोरकेला के मुताबिक 14 सितंबर को होने वाली सुनवाई में अंतिम निर्णय आ जाएगा। मामले को लेकर अन्य राज्यों के पक्ष भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 के तहत अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति होती थी और 2016 में हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो अगले समाचार में गुजरात के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 11% बढ़ाकर 17 की जगह 28 किया। सितंबर के वेतन नहीं मिलेगा। तो इस महीने से गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता ज्यादा मिलेगा, 11%। हाल ही में भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। अब इस फैसले के बाद गुजरात सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जो पहले 17% था। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने एक घोषणा संवाददाता सम्मेलन में की। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, पंचायत अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर दी है। गुजरात सरकार ने 11% की वृद्धि के साथ संयुक्त 28% मुद्रास्फीति भत्ते को मंजूरी दी है। यह लाभ उन्हें सितंबर के वेतन से ही मिलेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है सर्राफा बाजार का हाल। जानते हैं क्या रहा सोने का हाल। सोने का दाम फिर से कम हो गया है। कम होने के बाद 10 ग्राम सोने के रेट भी जारी किए गए हैं। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो हम आपको नए रेट की जानकारी दे रहे हैं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार कमजोर वैश्विक कीमती धातु कीमतों के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोना 71 रुपए की गिरावट के साथ 46,503 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। पिछले कारोबार में यह कीमती धातु 46,574 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। इसके विपरीत चांदी की बात करें तो 263 रुपए की तेजी के साथ 64,168 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी हो गई है, जो पिछले कारोबार में 63,905 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,826 प्रति औंस पर और चांदी $24.78 प्रति औंस पर सपाट कारोबार कर रही थी। HDFC सिक्योरिटी सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल के अनुसार डॉलर रिकवरी के कारण सोमवार को सोने की कीमतों में 2 महीने के उच्च स्तर पर कारोबार हुआ था। अब जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, रायलसीमा, केरल के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, दक्षिण मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, बाकी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ देश और दुनिया की
महत्वपूर्ण खबरें यही समाप्त होती है। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की बड़ी खबर आपके मोबाइल पर मिल जाए। अगले न्यूज़ अपडेट के साथ आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।